जब गैसेस निकले तो ऊपर चला गया, सीधे ऊपर जाने के बाद उसका क्या काम, खत्म। फिर उसके बाद जब सैटेलाइट निकल के चक्कर लगाते तो कौन सी गति हो जाएगी, एक भी ना, क्योंकि एक सर्कुलर मोशन में चल रहा है इसे। ठीक है, तो ये तीनों आपको क्लियर हो गए। अब चलते हैं आगे, आइए देखते हैं। अब बात करेंगे गति से संबंधित दूरी क्या होती है, डिस्टेंस क्या है। इसके बाद विस्थापन को देखेंगे, विस्थापन समझेंगे। विस्थापन के बाद चाल को देखेंगे और इसके साथ वेग को देखेंगे, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा दूरी क्या है, तो किसी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई, टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ क्या कहलाती है, उस वस्तु की दूरी कहलाती है। जैसे मैंने कहा कि अगर एक वस्तु है ए नाम की, ठीक है ना, ये चली सीधे स्ट्रेट चली कितना, 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर चलने के बाद ये उत्तर मुड़ गई, कितना चली, 5 मीटर चली। अब ये वापस से स्ट्रेट में चलेगी 10 और वापस से डाउन हो गई। अब यहां से ये वापस इधर पे आई, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, मैं सबको ऐड कर रहा, ये 10 हो गया और यहां से चलने के बाद ये वापस यहां पे आ गई इस पॉइंट पे 10 मीटर। अब आप बताओ वह कितनी दूरी तय करेगी। सब कुछ ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मैंने क्या कहा है, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई, जितना भी मार्ग होगा ना उसको आप ऐड करते चले जाइए, जोड़ दीजिए उसको। ठीक है, मतलब देखिए 10 ये गया, 5 जोड़ते जाइए, 10 5 ये हुआ, फिर 10 आया और फिर 10, कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 50 मीटर। क्लियर है। तो जब दूरी की बात होगी, डिस्टेंस की बात होगी, तो जितनी आपकी लंबाई है वस्तु के द्वारा तय की हुई उसको आप जोड़ देंगे। ठीक है, लिखिए परिभाषा इसकी। किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। अब देखिए इसमें आपने सारी क्वांटिटीज क्या कर दी है, ऐड की है ना, सब आपने ऐड किया है। तो डिस्टेंस कैसी राशि हो जाएगी, यदि फिजिकल क्वांटिटी की बात की जाए तो सदिश होगी कि अदिश होगी, इसको अभी क्लियर नहीं हुआ, इसको अभी आगे बताऊंगा। अब देखिएगा आपने जोड़ा है, कहीं पे माइनस नहीं हुआ। यदि मैं कहूं कि टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल मतलब क्या होता है, ऐड करना, मतलब दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी, कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती। अगर आप थोड़ा भी चले हैं तो आपकी डिस्टेंस क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है ना। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, दूरी सदैव धनात्मक होती, दूरी सदैव धनात्मक होती है। यह ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती, यह ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती। यह एक अदिश राशि, अदिश स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अदिश और सदिश की बात कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अदिश और सदिश, देखिए यहां पे जो दिश लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन, दिशा से है। ठीक है ना। अब दिशा में जुड़ा है आ, इसका मतलब क्या है कि दिशा के बिना, मतलब जिसमें डायरेक्शन की आवश्यकता ना हो, डायरेक्शन कंपलसरी नहीं होता। ठीक है ना। मतलब ऐसी भौतिक राशि जिसे दर्शाने के लिए या मेजरमेंट करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है, अदिश राशि। और सदिश का मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो जाएगा, जिसे दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़े, उसे क्या कहा जाता है, सदिश राशि कहा जाता है। अब जैसे मैं कहूं कि ये दूरी है, ठीक है ना, चाहे आप यहां से घूम के चले जाओ, चाहे आप यहां से घूम के चले जाओ, इसके लिए
दिशा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, विस्थापन, तो उसमें दिशा भी मैटर करती है कि आप किस दिशा से जा रहे हैं। कैसे, आइए उसको अब आगे समझते हैं, ठीक है। क्या क्या लिख लिया आपने दूरी में? सदिश राशि है और धनात्मक होती है, ठीक है ना। चलिए, अब यदि मात्रक की बात किया तो मात्रक भी लिख लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। दूरी का मात्रक क्या होगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। ये कैसा मात्रक है? एसआई मात्रक है, सीजीएस मात्रक? एसआई मात्रक, ठीक है ना। तो चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एसआई मात्रक। चलिए विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन देखिएगा, दूरी की परिभाषा क्या बताई थी मैंने? वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई, ठीक है। अब समझिएगा विस्थापन क्या है। चलिए पहले परिभाषा लिखिएगा विस्थापन की। किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा मार्ग की तय की गई न्यूनतम या लंबवत दूरी को, किसी वस्तु द्वारा मार्ग की तय की गई न्यूनतम या लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर होता है, जिसका मात्रक मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य तीनों हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, तीनों हो सकता है। चलिए आइए देखते हैं, समझिएगा इसको। जैसे आपने ए पॉइंट से चलना शुरू किया, ठीक है ना, कोई व्यक्ति है ए से चलना शुरू करता है, ठीक है। अब ये ए से बी तक आता है, कितना डिस्टेंस तय किया इसने? 10 मीटर तय किया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस और विस्थापन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको बता रहा हूं। अगर आपसे कहा जाए कि आप ए से बी में गए, बी से सी में गए, ठीक है ना, तो टोटल कितना डिस्टेंस तय किया आपने? 15, क्योंकि आपने जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन मैंने विस्थापन में क्या परिभाषा लिखवाई है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी या लंबवत दूरी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि जब जहां से आप स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग पॉइंट से, और जहां पे आप एंड करते हो, एंड पॉइंट, यहां पे आपको देखना है कि एक सीधी रेखा में क्या आता है। ये न्यूनतम बिंदु या फिर लंबवत एक सीधी रेखा में जो आता है उसे ही कहा जाता है विस्थापन। जैसा मैं कहूं कि आपको यहां से सर्किट हाउस जाना है, ठीक है, तो एक तो रास्ता है कि आप सीधे बाहर निकले और सीधे सड़क पकड़ के चले गए, ठीक है ना। या दूसरा रास्ता क्या हो सकता है कि आप सिमरिया चौराहा गए, वहां से आप भरहुत नगर होते हुए कहां निकले? मुख्तियारगंज, फिर कहां पहुंचे? सर्किट हाउस पहुंचे, ठीक है ना। दोनों ही रास्ते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्किट हाउस जाते वक्त आपने कितनी दूरी तय की, तो आप जितना चलेंगे उसको ऐड कर देंगे। लेकिन आपसे पूछेगा कि सर्किट हाउस से कोचिंग के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना था, विस्थापन कितना था, तब आपको एक सीधी दूरी बतानी पड़ेगी। सीधी लाइन में जो रेखा आएगी, मतलब एक सीधा, वहां से यहां तक का जो रास्ता सीधा होगा, उसे आप क्या कहेंगे? वही उसका विस्थापन होगा। विस्थापन कभी तिरछा नहीं हो सकता, जो आपको सीधी रेखा में दिखाई दी। या फिर इस क्लास में समझते हैं, मुझे पीछे तक जाना हो तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहां से सीधा चला जाऊं, ठीक है ना, या तो बाहर निकलूं वहां से घूम के आऊं, ठीक है ना, दोनों रास्ते। लेकिन अगर मेरे इस पॉइंट से उस पॉइंट तक, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो, एंडिंग पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए, तो मैं जहां से जाऊंगा वो ऐड हो जाएगा।
लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो मैं कहीं से भी जाऊं, मुझे एक सीधी रेखा में ही बताना पड़ेगा कि मेरा डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से उस पॉइंट तक कितना था, जो भी डायरेक्शन होगा। जैसे मैंने कहा अगर ये डायरेक्शन है 12 मीटर का, ठीक है, 12 मीटर। अब कोई व्यक्ति पहले ए से बी में गया, बी से सी में गया, आपने कहा 15 मीटर चला, ठीक है, लेकिन अगर पूछे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था तो क्या हो जाएगा, 12 मीटर, क्योंकि मैंने कहा सीधी रेखा में होगा। बस यही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन हमेशा सीधी रेखा में ही मापा जाता है, ठीक है ना, मतलब न्यूनतम दूरी या लंबवत दूरी दो बिंदुओं के बीच की। देख लीजिए, अब जैसे मान लीजिए मैं कहा कि आपको ए से कहां आना है, डी पे आना है, ठीक है, ये डी पॉइंट है। आप पहले चले कहां, ए से बी, बी से सी, सी से डी पे आए, ठीक है ना। कितना डिस्टेंस तय किया आपने, 10, 5, 10, 25 हुआ। लेकिन अगर पूछूं कि ए से डी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है तो क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ में आ गया, एक सीधी रेखा में जो आप देखो। अब यदि वो व्यक्ति डी तक आया, यहां से वापस ए में चला गया, तो कितना डिस्टेंस तय किया, डिस्टेंस, डिस्टेंस ये भी जोड़ दो आप, 10, 20, 30 हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि जहां से उसने शुरू किया था वहीं पे उसका एंड हो गया, ठीक है। तो दोनों बिंदु कहां पे आ गए, स्टार्टिंग एंडिंग एक ही जगह, तो क्या हो गया, शून्य हो गया डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब मान लीजिए उसने शुरू किया था ए से, यहां पे गया, इतना घूमा, वापस आ गया, अब ये आगे बढ़ गया, अब ये यहां से देखिएगा आगे बढ़ गया, ये चला गया आगे। स्टार्टिंग पॉइंट तो इसका ए था, ठीक है, डी तक आया, ए तक गया, ए से आगे ई में चला गया, ठीक है ना, ये पॉइंट मान ली 5 मीटर पीछे चला गया। तो ये कैसा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, नेगेटिव, क्योंकि उसने जहां से शुरू किया था उससे पीछे जा चुका है। तो ये क्या कहलाता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, बस यही होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य, ठीक है। चलें आगे, क्लियर है, दूरी विस्थापन में अंतर क्लियर रहेगा, कहीं भूलेंगे तो नहीं। आइए आगे देखते हैं, यहां पे था चाल। अब देखिएगा, जो ये दूरी है इसमें आपको ऐड कर देना है किसको, टाइम, समय। ऐड करने का मतलब, जोड़ने का मतलब ये नहीं कि आपने प्लस कर दिया, बस इसमें ऐड करने की बात कर रहा हूं, याद करने के लिए कि दूरी में जब समय और जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, क्या है परिभाषा, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में, है ना, चली गई कुल दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती। एकांक समय आ गया शब्द, ठीक है ना। तो आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि अगर दूरी में समय जुड़ गया तो निकल आएगी चाल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर, बहुत बढ़िया, दूरी बटे समय। इसको आप d अपॉन टी भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो इसका बेसिक फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब आप बताइएगा, दूरी का मात्रक मैंने क्या बताया था, टाइम का मात्रक क्या होता है, तो इसकी यूनिट बन जाएगी कि नहीं बनेगी, इसका मात्रक आ जाएगा मीटर पर सेकंड। क्या हो गया, ये इसका मात्रक हो गया। परिभाषा लिखिएगा चाल की सबसे पहले, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहा जाता है। यह भी एक अदिश राशि, यह भी एक अदिश राशि। अब ये फॉर्मूला आप लिख लें, चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसका मात्रक लिख लीजिएगा। किसी को यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है ना, वर्णांतता तो किसी को नहीं है ना, ताकि मैं लाल और हरे कलर यूज ना करूं, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन आ चुका है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब आपने दूरी में जोड़ा था समय, इसलिए आपको मिल गई थी चाल। अब आप विस्थापन में क्या ऐड कर दीजिए, यहां पे आप समय ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेग मिल जाएगा, ठीक है। मतलब किसी वस्तु में विस्थापन में परिवर्तन की दर
ठीक है, चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी या वेग कहलाता है, ठीक है ना। अब विस्थापन में परिवर्तन मतलब अब उसमें समय जोड़ दीजिए आप, आपको वेग मिल जाएगा। देखिए सब एक जैसे हैं, बस इसकी क्वांटिटी या राशियां अलग अलग हो गई, ठीक है ना। परिभाषा अलग है, बाकी मिलेगा सब कुछ एक। देखिए विस्थापन भी एक तरह की दूरी ही है, लेकिन वो सीधी रेखा में मापी जाती, दूरी आप जितना चलेंगे उतना ऐड कर दिया जाता है, बस ये फर्क होता है, ठीक है। लिखिए वेग की परिभाषा। किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर विस्थापन में परिवर्तन की दर उस वस्तु का वेग कहलाता है। वेग भी एक सदिश राशि है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेग बराबर होता है विस्थापन में परिवर्तन बटे सम, और इसका यूनिट भी, इसका मात्रक भी सेम है। विस्थापन को मतलब मीटर और अपॉन सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, मात्रक हो जाएगी। ठीक है, चार राशियां आपकी कंप्लीट हो गई, दूरी, विस्थापन, चाल और वेग। अब अगली राशि आने वाली है त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक है, त्वरण को आइए समझते हैं क्या है। देखिएगा ध्यान से, इस वेग में आपको एक समय और ऐड कर देना। क्या बोला मैंने, वेग में एक समय और ऐड कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, त्वरण। मतलब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती, उस वस्तु का त्वरण कहलाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इंग्लिश में कहलाता है। अब इससे पता क्या चलता है, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। बाइक तो लगभग सभी लोग चलाते हैं, गर्ल्स जो होंगे स्कूटी चलाती होंगी, ठीक है ना। उसमें आपने देखा होगा जो एक साइड में होता है हैंडल में, अपन उसको क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, उसे एक्सेलरेटर कहा जाता है। तो एक्सेलरेशन और एक्सेलरेटर दोनों में क्या समानताएं, है ना। सीधी भाषा में कहा जाए, आपने गाड़ी में कन्मुर्री लगाई, गाड़ी आगे चल दी, ठीक है ना। तो क्या है, एक्सेलरेटर इसी से रिलेटेड है, एक्सेलरेशन से, ठीक है ना। पहले लिखिए परिभाषा, फिर बताता हूं। लिखिएगा त्वरण की परिभाषा। किसी वस्तु के किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु का त्वरण कहलाती, ठीक है। देखिए वेग कैसी राशि थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, ठीक है। तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि, ठीक है। और इसका फॉर्मूला लिखना हो तो आप लिख सकते हो, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसको शॉर्ट में लिखते हैं मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। मैंने कहा था ना कि एक समय ऑलरेडी वेग में है, ठीक है, एक समय आपने और ऐड किया है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाएगी इसकी यूनिट। लिख लीजिए इसे। हाँ, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, वही मात्रा की मैंने लिखा हुआ है। ठीक है,
अब आइए गाड़ी की बात करते हैं, गाड़ी में एक्सेलरेटर और इस एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए जो त्वरण होता है ये पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होता है। इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपने गाड़ी का एक्सेलरेटर दिया, ठीक है ना, गाड़ी शुरुआत से जीरो से शुरू होती है, 1 2 3 फिर 10 20 30 ऐसे स्पीड बढ़ती है ना। तो जब उसकी स्पीड बढ़ती है तो उसे कहा जाता है कि उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव। बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप हाईवे में पहुंच जाएंगे। जब हाईवे में आएंगे तो स्पीड को आप कांस्टेंट कर देंगे, मतलब कोई चेंजेस नहीं। अगर 50 की स्पीड है तो उस स्पीड में गाड़ी चल रही है। तो जब स्पीड कांस्टेंट हो जाती है तो उसे कहा जाता है जीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि वहां पे कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और जैसे ही आप स्पीड डाउन करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होना शुरू होगा, कम होना शुरू होगा। 50 40 30 20 ऐसे आएगा। उसे कहा जाता है कि त्वरण घट रहा, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। समझ में आया? इसलिए उसे क्या कहा जाता है, एक्सेलेटर कहा जाता है, एक्सेलरेटर। उसके अकॉर्डिंग आपने गाड़ी के त्वरण को बढ़ाते या घटाते, ठीक है ना। लिख लीजिएगा एक पॉइंट में, इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, बस एग्जांपल में समझा दिया। एक लाइन बस लिख लीजिए। त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य होता है। त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य होता है। ठीक है। तो त्वरण आपने जान लिया। अब चलेंगे अपन कहा, गति के नियमों की तरफ। गति के कुल कितने नियम है, 3 नियम है। किसने प्रतिपादित किया था, न्यूटन ने किया था, ठीक है ना। तो न्यूटन साहब ने गति के कुछ नियम प्रतिपादित किए हैं। ऐसे ही न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण के भी नियम दिए हैं। उसकी कहानी तो आप जानते ही हैं कि सेब गिर गया, इसलिए उन्होंने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। हो सकता है उनके सामने से उस टाइम पे गाड़ी गुजरी होगी तो उन्होंने कहा गाड़ी तेज कैसे चल रही, तो उन्हें गति का नियम दे दिया होगा। ऐसा लोग अनुमान लगाते हैं, ठीक है ना। अगला टॉपिक है आपका गति के नियम। हाँ बताएं। औसत चाल का मतलब होता है कि जैसे आपकी गाड़ी कांस्टेंट चल रही है ना, मतलब किसी वस्तु द्वारा तय की गई औसत दूरी ही उसकी औसत चाल कहलाती है। क्वेश्चन आते हैं इसके, तो मैं कल सॉल्व करवा दूँ कुछ क्वेश्चन भी। फॉर्मूले जरूर याद रखिए, यही जो मैंने बताया ना, मीटर पर सेकंड, इसी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन कल लाकर उसको सॉल्व करा। हालांकि कांस्टेबल में क्वेश्चन आते नहीं है ऐसे, एसआई में फिर उससे ऊपर जो एग्जाम होते हैं वहां पे क्वेश्चन पूछता है, बट मैं सॉल्व करवा दूंगा एक बार, ठीक है। कांस्टेबल में आए हैं क्या, पिछली बार देखा है आपने? आए भी होंगे तो बड़े सिंपल क्वेश्चन आएंगे जो आप लोग कर लेंगे, तो परेशान मत होइएगा। जनरल लोगों को यही डर होता है कि साइंस में अगर क्वेश्चन आ गया है ना, डेरिवेशन आ गया तो बनेगा नहीं। तो सिंपल आते हैं, उसको मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए। चलिए गति के नियम देखते हैं। लिखिएगा सबसे पहले तो, गति के नियम का प्रतिपादन, गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया। जिन्होंने कुल 3 नियम प्रतिपादित किए, जिन्होंने कुल 3 नियम प्रतिपादित किए। देखिए जो पहला नियम है इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। अब जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं इसे समझिएगा। जड़त्व को इंग्लिश में कहा जाता है एनर्शिया, ठीक है ना। अब प्रथम नियम क्या है, फिर जड़त्व को बताता हूं, ठीक है ना। प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में रुकी हुई हो, ठीक है, या वह गति अवस्था में, तो अपनी इस कंडीशन में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य न लगाया जाए। कहने का मतलब यदि वो रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, या वह चल रही है तो चलती रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसे या तो रोका न जाए या तो उसे गतिमान न किया जाए। ये कहलाता है गति का प्रथम नियम, और इसे ही कहा जाता है जड़त्व का नियम, ठीक है। परिभाषा लिखिए, इसके बाद फिर जड़त्व बताता हूं। देखिएगा, प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है,
तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगी यदि कोई वस्तु रुकी हुई है या विरामावस्था में है। तो वह तब तक उस अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना करके, या जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित करके गति ना प्रदान की जाए। इसी प्रकार वह तब तक गति अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर उसे रोका ना जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जड़त्व है क्या, इनर्शिया कहलाता क्या, तो देखिए ये कोई भौतिक राशि नहीं, ठीक है ना, ये किसी भी प्रकार की भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक तरह से वस्तु का अंतर्निहित गुण। जैसे इंसान के अंदर उसके गुण होते हैं, है ना, खुद के गुण होते हैं, ऐसे ही प्रत्येक वस्तु का उसके अंदर छिपा हुआ क्या होता है, भौतिक गुण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जड़त्व है और सबसे पहला ऑप्शन ही होता है भौतिक राशि, ठीक है, लोगों से गलती हो जाती है, सीधे भौतिक राशि लगा देते, जबकि क्या है, वस्तु का अंतर्निहित गुण, ठीक है। अब कैसा अंतर्निहित गुण है, तो वस्तु की प्रारंभिक अवस्था से द्वितीयक अवस्था में जाने का जो विरोध करे वो कहलाता है जड़त्व। जैसे मैं कहूं कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में, ठीक है ना, अब वो विरामावस्था में है, अगर उस पर बल लगाया जाता है, ठीक है, तो वो गति अवस्था में जाने का विरोध करेगी, इच्छा नहीं पड़ेगी कि वो जाए, लेकिन मजबूरी क्या होती है, बल ज्यादा होता है, इसलिए वो गति करने लगती है। जैसा मैं कहूं कि यदि आप बस में बैठे हो, ठीक है, बस अचानक से चलती तो आपको पीछे की ओर एक धक्का लगता है, कभी अनुभव किए इस धक्के का, है ना, और बस जब चल देती पीछे धक्का लगता है, यदि कोई खड़ा हो तो गिर भी जाता है अगर अचानक से चल देती, ठीक है ना। ये क्यों होता है, यही इसी कंडीशन के कारण, जड़त्व के कारण, कि हमारी बॉडी जो है ये क्या है, विरामावस्था में, ठीक है, और जैसे ही बस चली उसमें बल लगा तो क्या हुआ, हमारी बॉडी आगे नहीं बढ़ना चाहती, और जो हमारे अंदर इनर्शिया छिपा हुआ है उसका विरोध करेगा आगे बढ़ने का, इसलिए क्या होता है, आगे वाले पैर जो है आगे चला गया, बॉडी पीछे रहेगा, तो धक्का लगता है पीछे की ओर, ठीक है। ऐसे यदि बस चल रही हो अचानक से रुक जाए तो क्या होगा, आगे की ओर चले जाए, क्यों, क्योंकि अब नीचे वाला पोर्शन रुक गया, ऊपर का पोर्शन क्या हुआ, आगे चला गया, ठीक है ना, मतलब आगे चला गया, रुका नहीं। यही कहलाता है, जो अपनी प्रारंभिक अवस्था से द्वितीयक अवस्था में जाने का विरोध करे उसे क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। लिखिए परिभाषा, फिर इसके टाइप्स बताता हूं कितने तरह के होते हैं। लिखिएगा, जड़त्व किसी वस्तु का वह अंतर्निहित गुण होता है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। अब देखिए तीन तरह का होगा, एक होगा विरामावस्था का जड़त्व, दूसरा होगा गति का, तीसरा होगा दिशा का, तीन तरह के जड़त्व होते हैं। पहला देखिएगा विरामावस्था का। विरामावस्था का मतलब
ऐसा जड़त्व जो किसी वस्तु को विराम से गति में जाने का क्या करे, विरोध करे। ठीक है, विराम अवस्था से गति अवस्था में जाने का विरोध करे, उसे क्या कहा जाता है, विराम अवस्था कहा जाता है। ठीक है, जैसा सबसे अच्छा एग्जांपल, बस में आप बैठे हुए हैं, बस अचानक चल दी तो आपको जो पीछे की ओर धक्का लगता है, ये क्या है, विरामावस्था का जड़त्व है। यहां से क्वेश्चन सीधे पूछता है, बस के अचानक चलने पर यात्री को पीछे की ओर एक बल का अनुभव होता है, यह क्या है। या तो आपको पूछेगा सीधे जड़त्व, या तो पूछेगा किस प्रकार का जड़त्व है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, विरामावस्था, क्योंकि आप रुके हुए। ठीक है, और यही अगर आप मोशन में हो, गति में हो, और फिर अचानक से आप रुकते हो, तो कौन सा जड़त्व हो जाएगा, गति का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गति का, क्योंकि अभी आप गति में थे, अब गति से विरामावस्था में आने का विरोध होगा, तो वह जड़त्व जो वस्तु के गति से विरामावस्था में आने का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे अच्छा, बस चल रही है, अचानक से रुक गई, आपको आगे की ओर बल का लगा अनुभव लगा, बल जो आगे लग रहा है वो क्या कहलाएगा, दिशा का जड़त्व कहलाएगा। कई बार गिर भी जाते हैं, अगर खड़े हैं अच्छे से पकड़े नहीं है तो क्या होगा, आप आगे गिर जाओगे। और एग्जाम्पल आप लोग बताइए, दिशा का जड़त्व और क्या हो सकता है, बताइए। चलिए विरामावस्था का कोई जड़त्व बताइए मुझे, विरामावस्था का कोई एग्जाम्पल दीजिए। क्या, तेज से बोलिए थोड़ा सा, नहीं समझ पाया, थोड़ा तेज से बोलिएगा, बोलिए बोलिए, तेज से बोलिए ना। हाँ, वो तो दिशा का हो गया, टर्न करने पे तो दिशा का, अभी मैंने बताया ही नहीं मुझे। आगे की ओर लगता है बस, ठीक है, बिल्कुल होगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, कहीं पेड़ को हिलाया है आपने, पेड़ पकड़ के तेज से हिलाए हो, जो फल होते हैं ऑटोमेटिक नीचे गिराते हैं, देखें कभी, या आंधी चलती है तो पेड़ फल ऑटोमेटिक नीचे गिराते हैं अपने से, कोई तोड़ने नहीं जाता। क्यों, क्योंकि फल जो होते हैं विरामावस्था में होते हैं, पेड़ में गति हुई तो क्या हुआ, फल ऑटोमेटिक नीचे आ गया। अच्छा एग्जाम्पल है कि नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है। इसके बाद है दिशा का जड़त्व, इसको समझ लिए, फिर सारे लिखवा देता हूँ। अब आप कार में बैठे हैं, बढ़िया इत्मीनान से जा रहे हैं, ठीक है ना, पानी जैसे ही पीने वाले हैं, है ना, वैसे ही कार मुड़ गई, आपको एक बाहर की ओर झटका लगे और पानी आपके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो जो बाहर की ओर आपको बल लग रहा है, ये कैसा जड़त्व होता है, क्योंकि आपकी कार मुड़ी है, मुड़ने पे क्या होता है, बाहर की ओर एक बल लगा है, कौन सा बल कहलाता है, बाहर जो लगता है, अभिकेंद्री की अपकेंद्री है, अपकेंद्री, अभिकेंद्री जो केंद्र की तरफ लगे, अपकेंद्री जो बाहर की तरफ लगे, बाहर लग रहा है ना बल। ठीक है ना, ऐसे ही जैसे आप पत्थर बांधिए रस्सी में, उसको घुमाइए, बीच से आगे कोई रस्सी काट दे तो क्या होगा, पत्थर बाहर निकल जाएगा। मतलब जैसे अगर एक व्यक्ति है यहाँ पे, ये रस्सी लेके घुमा रहा है चारों तरफ, अब ये है पत्थर यहाँ पे बता हुआ, ठीक है, अब कोई शैतान दोस्त आया, ये हाथ यहीं तक है, ठीक है ना, पूरा हाथ नहीं, ये रस्सी है, रस्सी यहाँ पे, इसने बीच से काट दिया रस्सी, जहां पर कटेगी वहीं से क्या होगा, पत्थर ऐसे बाहर निकल के चला जाएगा, होगा कि नहीं, ऐसे बाहर निकल के आगे निकल गया। और यहाँ पे यदि आपके पेरेंट्स खड़े हुए हैं, निश्चित है कि सीधे जाके चोट करेगा। अब फिर उसके बाद आपकी क्या हालत होगी, आप तो जानते ही हैं, बताना पड़ेगा क्या, नहीं बता। तो ये क्या है, दिशा का जड़त्व, जिसमें देखिए क्या हो रहा है, पत्थर बाहर चला गया। दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, है ना, कार जो है अचानक से मुड़ गई तो आपको बाहर बल लगा। तीसरा एग्जाम्पल सुनिएगा, गाड़ी चलती है, इस मौसम में देखिए, जब गाड़ी चलती है, अगर आप किसी गाड़ी के पहिए के पीछे हैं, निश्चित है कि उसका छिट्टा उस आके आपके ऊपर पड़ेगा, जो छींटे होते हैं कीचड़ के, देखा है आपने, ये हो गया पहिया, और जब चलता है तो ऐसे छिट्टे बाहर निकलते हैं ये, और यदि आप पीछे